चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी परिभाषा कि परिभाषा क्या है। परिभाषा में आता ये है कि वास्तविक संख्याएं वे हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी ऐसी संख्याएं जिनको एक सरल रेखा पर प्रस्तुत कर सके, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी रियल नंबर। अब चलिए इनके प्रकार को समझें। तो प्रकार इनके दो हैं। पहला है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरी संख्या है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब जो है सबसे पहले परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेशनल जो नंबर है वो रेशियो शब्द से मिल के बना है। किससे? रेशियो से। रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात किस तरह होता है? तो अनुपात भाग के रूप में होता है, यानी बटे में होता है। जो भी हो बटे में हो, भाग के रूप में हो, वो अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पे रियल नंबर यानी अनुपात से संबंधित है। जैसे में, तो जैसे में 1/2, -3/2, 4/-3। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी भाग के रूप में लिखा जा सकता है। नीचे इसके 1 होगा /1। 5 भी है, क्योंकि 5/1 नीचे लिखा जा सकता है। तो इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। परिभाषा की बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और हर जो है शून्य न हो, यानी ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में हम लिख सके और हर कभी शून्य न हो, इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? जो है परिमेय संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या की परिभाषा की तरफ। तो अपरिमेय संख्याएं क्या है? तो इनको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर, जैसे में √2, √3, √5, वे सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य और विषम संख्याएं जिनका वर्गमूल न निकाला जा सके, जो करणी में हो, इस तरह की सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो परिभाषा देख लें तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हाई स्कूल में वास्तविक संख्याओं पे हम चर्चा कर रहे हैं, और हमने इसकी परिभाषा को देख लिया, इसके प्रकार को देख लिया। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि वास्तविक संख्याएं जो है हाई स्कूल में 9th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं आप, और हाई स्कूल में इससे थोड़ा सा आगे चल रहा है। तो चलिए हाई स्कूल में यानी क्लास 10 में हम क्या पढ़ेंगे, इसको समझ लेते हैं। अब सामान्यतः वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर में 2 हेडिंग्स हम पढ़ेंगे। अब ये कौन कौन से हैं? तो पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये 2 हेडिंग हम देख रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये 2 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत क्या सीखेंगे? तो किसी धनात्मक पूर्णांक a को, अब धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो, और पूर्णांक इंटीजर कहते हैं। और ये इंटीजर क्या होते हैं? तो ये पूर्णांक अगर हम संख्या रेखा पर चर्चा करें, हम देखें संख्या रेखा पर,
तो संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, और -1, -2, -3, -4 दोनों तरफ की संख्या, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंटीजर भी कहते हैं। पिछले वीडियो में अगर समझ में न आए तो पीछे वीडियो संख्या रेखा पर दिया गया है, बेसिक इंपॉर्टेंट है। यदि आप बेसिक जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, तो बेसिक में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक यानी ऐसे पूर्णांक जो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव इंटीजर। तो किसी धनात्मक पूर्णांक ए को, कोई संख्या है ए को किसी धनात्मक पूर्णांक और दूसरी धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर, विभाजित का मतलब भाग देने पर, शेषफल आर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आर प्राप्त होता है, जो बी से छोटा यानी कम हो, तथा क्यू भागफल प्राप्त होता है। तो यानी किसी संख्या ए को बी से भाग देने पर आर शेषफल बचता है, जो बी से छोटा होता है, और आपका आंसर क्यू मिलता है। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही चीज हम पढ़ेंगे। अगर साधारण बात करें तो मैं इसको मिटा करके एकदम सटीक रूप से अगर इसको लिखूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। A = BQ + R, जहां कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये कंडीशन है 0 < R <B। अब ये मतलब 0 या तो R जो है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। अब इस कंडीशन को हिंदी में समझते हैं तो A जो होता है इसे हम भाज्य बोलते हैं, B होता है उसे भाजक बोलते हैं, Q को भागफल और R को शेषफल बोलते हैं। जब आप, एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे मैं बता दूं कि जब आप भाग देते हैं 5 से 10 में या 12 में हम भाग देते हैं, तो भाग देने के पश्चात 5 दूना 10 भाग देते हैं, घटाने पे यहाँ पे 2 बचता है। तो ये जो आपका है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम भाजक बोलते हैं। भाजक इसलिए कि यही काट रहा है, और अंदर जो 12 आपको दिखाई दे रहा है इसे भाज्य बोलते हैं, यानी यही कट रहा है। और ये जो 2 आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं भागफल, जिसे प्रायः आंसर भी बोलते हैं। और नीचे जो आपका ये 2 बचा इसे हम शेषफल बोलते हैं। शेषफल ए जो है वो आपका क्या है? भाज्य है। ए आपका भाज्य है जो अंदर है, बी आपका भाजक है जो बाहर है, क्यू आपका जो है ये भागफल है, और आर आपका क्या है? जो है शेषफल है। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या क्या चीज एक बार और समझ लेते हैं। ए आपका क्या है? तो ए आपका ये 12 भाज्य है, बी क्या है? आपका भाजक है, और क्यू क्या है? भागफल है आपका, आर क्या है? शेषफल है आपका। अब कंडीशन समझ लेते हैं। 0 < R, यानी कि जो आपका शेषफल है या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। दूसरा <b का मतलब जो आपका b है, यानी कि जो भाजक है आपका b, आपका भाजक मैंने बताया था, तो 5 से छोटा होना चाहिए, तो 2 5 से छोटा है। तो इस प्रकार से आपने कंडीशन समझा। हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। अब कंडीशन क्या है? जो आपका शेषफल है, शेषफल के लिए कंडीशन है, शेषफल जो है या तो वो 0 होगा या 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा? कितना भी बड़ा होगा आपके भाजक से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? भाजक से छोटा होगा, चाहे कितना भी बड़ा हो भाजक से छोटा होगा। तो ये कंडीशन है, इसको आपको याद कर लेना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला है, और इसका हिंदी में मैंने समझाया प्लस उदाहरण सहित कि कोई दिक्कत ना आए, एकदम बेसिक है। तो फार्मूला आप नोट कर लीजिए। आगे चलते यहाँ पे इसे लंबी विभाजन प्रक्रिया भी बोलते हैं।
लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लंबा चलेगा यह भाग अगर इस पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो। और इसके हल प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, HCF का मेथड। और HCF का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी देख लीजिए। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, तो महत्तम समापवर्तक। वही मौसा, जैसे कि दो संख्याएं अगर हैं 5 और जो है 15 हैं और इनका हम मौसा निकालना चाहते हैं, तो 5-15 का मौसा कैसे निकालेंगे, तो 5 और 15 का मौसा इस प्रकार, महत्तम समापवर्त या HCF इसे बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो 5 तिया 15 कट जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई और अन्य संख्या आ रहा है 15 की जगह, मान लीजिए 13 है, तो पहले हम कितनी बार देंगे, 5 दूनी 10, घटाएंगे 3 बचा, फिर ये 5 अंदर आ जाएगा और 3 एकम 3, फिर घटाएंगे 2 आएगा और फिर भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 आएगा, फिर 2 बार में कट जाएगा। आपने यहाँ क्या देखा, तो ये जो देख रहे हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी मेथड से वास्तविक संख्याओं में जो पहला चैप्टर है 1.1 सॉल्व होगा। तो एक एक परत हम खोलते चल रहे हैं ताकि आपके समझ में बिल्कुल सटीक से आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानने का प्रयास। ग्रेटर देन 135 यानी 225 बड़ा है 135 से, बड़ा है। अब बड़ा है तो चलिए हल करते हैं। किसका प्रयोग, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। अब यहाँ पे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो फॉर्मूला है A = BQ + R और 0 < R <B कंडीशन है, मालूम है आपको, समझाया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इस दौरान हम लेंगे किसको, तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में लिखें तो 135 भागा 225 भाग देते हैं। कितनी बार दे दें, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ही देंगे। भाग देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 3 जाए, अब यहाँ पे लिख देंगे 9 और ये 90 ही केवल आएगा क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा। अब 90 क्या है, आपके 20 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तब यहाँ पे इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए बड़ा वाला आपका A है, ये B है, ये आपका क्या है, आपका R है और ये आपका Q है, बता दिया गया है। तब लिखेंगे A = यानी 225 = BQ यानी 135 × 1 + R यानी 90। दिख रहा है 90, और 90 जो है क्या है, B से लेस देन है, 0 से ग्रेटर देन = R <B। यहाँ पे 90 क्या है, B से छोटा है, तो पुनः हम क्या करेंगे, जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हमें जो है R जो है 90 प्राप्त हुआ। R कितना प्राप्त हुआ, 90, जो B से छोटा है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जब तक कि R0 न आ जाए। जब R0 आ जाएगा तब ये डिवीज़न जो है प्रॉपरली कंप्लीट होगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने हिसाब से R = 90, ठीक है ना।
जो b से छोटा है परंतु r से बड़ा भी है, तो फिर से दोबारा प्रयोग करेंगे। तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। अब भाग देंगे फिर से, तो यहाँ पे अगर 2 बार देते हैं तो 180 हो जाएगा, 135 है तो एक ही टाइम देंगे। घटाएंगे 5, 9 4 13। यहाँ पे 45 जो है वो 20 से छोटा है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर यहाँ हम लिख देंगे क्या कि हमारा नया a 135 है इक्वल टू हमारा नया जो b है वो है कितना 90 है, मल्टीप्लाई नया q 1 है और प्लस नया r कितना है 45 है, 45 है। अब क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 45 है r इक्वल टू 45 जो b से छोटा है। जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक ये डिवीजन चलता रहेगा। अब जो है फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब नया आपका जो है a जो है 90 हो जाएगा और b आपका नया 45 हो जाएगा और 45 दूनी 90 कट गया, शून्य हो गया। यहाँ पे अब शून्य लिख दीजिए, शून्य हो गया। यानी अब यहाँ पे हमारा नया जो है a क्या था, हमारा नया a था जो है 90 और b नया था 45, मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 बार में गया है और प्लस रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। अब यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू 0 आ गया। ये जो है विभाजन प्रक्रिया पूर्ण हुई और क्या है 45 आपका इसमें का आंसर हुआ और ये पूरा जो है कंप्लीट हो गया। इसे ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। ठीक है, स्टेप भी देख करके लिख सकते हैं, बुक में स्टेप दिया होगा कि सबसे पहले जो है इनमें तुलना करते हैं, तुलना करने पर अब यहाँ पे 225 बड़ा है 135 छोटा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर और उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद से लिखेंगे जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरे लाइन में हम लिखेंगे हमारा नया जो है हमारा नया a अलग हो जाएगा, हमारा नया a 35 हो जाएगा। दूसरे वाले स्टेप में नया a 35 और हमारा जो है नया जो है b हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। तो नया a 135 नया b 90 और इन दोनों को लेकर के फिर डिवीजन एल्गोरिथ्म करेंगे। r इक्वल टू 0 आना ही आना है। तो इसी तरह ये रफ हुआ है, एलसीएम HCF लगाते जाइएगा, वही प्रोसेस यहाँ पे यूज करते जाइएगा। मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि इसी तरह आप हल करेंगे। ठीक है, ये भी प्रोसेस ठीक है, ऐसे भी कॉपी पे लगा सकते हैं, वैसे आपको लगाया हुआ नोट्स मिल जाएगा आपको PDF के रूप में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हर मतलब चैप्टर के बाद आपको PDF मिलता रहेगा। जैसे कि ये पहला वीडियो है, दूसरे वीडियो में ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा 1A, उसके बाद जो है आपको PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस आपका काम क्या है, केवल और केवल समझना आपको है। और जहां आप फंसते हैं, जहां समझ में नहीं आता है, तुरंत कमेंट कीजिए, थोड़ा और सोच करके और विस्तृत आपको समझाया जाएगा। तो गणित का ये पहला लेक्चर था। कमेंट करके एकदम ज़रूर बताइए कि कैसा वीडियो था, क्योंकि कमेंट किसी का नहीं आ रहा है, 1-2 कमेंट आ रहा है। तो कमेंट यूट्यूब के नीचे कमेंट, मैंने वीडियो बताया था कैसे आपको कमेंट करना है, तो नीचे जाइए भाई, कुछ भी लिखिए, मस्त था, झकास था, बढ़िया था, समझ में आया, गुड था, कुछ भी अपना राय दीजिए, परंतु दीजिए जिससे ये लगे कि हाँ कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो वहाँ पे कमेंट कीजिए कि हाँ अच्छा था या नहीं था, समझ में आया या नहीं आया। हाँ, जो मैंने परिभाषा और चीज़ें लिखाई उसको नोट कर लीजिएगा,
सवाल पूरा लगाया आपको PDF में मिलता रहेगा, और आप डाउनलोड करके और चाहे तो उसको प्रिंट करवा के कॉपी बना सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा PDF के रूप में, और वैसे यहाँ पे एक एक स्टेप करके समझाया जाएगा। तो ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रयोग करके सवाल लगाया गया है। 2 अन्य सवाल आपके NCERT के बुक में हैं, तो बुक भी मैंने दे दिया है, डाउनलोड कीजिए और मोबाइल में देखिए उसको, और ऊपर से जो 2 सवाल बचे हुए हैं उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके जो है ग्रुप में डालिए उसका फ़ोटो, ठीक है। हाँ, उसके बाद से हम चेक करेंगे कि सही है अथवा नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।